सो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये लेवल 10 की वैकेंसी है जिसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और यहाँ पर ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट मिलेगा, भले ही आप किसी भी स्टेट से हों, XYZ किसी भी स्टेट से हों, आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा मिलेगा। रही बात सैलरी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, 7th CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। लेवल 10 की वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रेंज होगी सैलरी की 57,700 से लेकर 1,82,400 अकॉर्डिंग टू द UGC। ठीक है ना। तो ये परमानेंट बेसिस की वैकेंसी है जिसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या मतलब क्राइटेरिया होने वाला है और सारी चीज़ें, ठीक है ना, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी समझना बेहद ज़रूरी है, ख़ास करके जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन या लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें अप्लाई करने के लिए पहली बात तो ये है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। क्या कंप्लीट होनी चाहिए? PG कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी कम से कम 55% के साथ। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी अप्लाई किया जा सकता है। और इसके अलावा ये तो मास्टर डिग्री से रिलेटेड बात हो गई। रही बात तो UGC नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, ये मस्ट है, मैंडेटरी है, होना ही चाहिए UGC नेट। और साइंस वालों के लिए CSIR नेट होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, विदेश की यूनिवर्सिटी से PhD करी है और उनकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है, तो वो डायरेक्टली PhD के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, द कैंडिडेट स्कोर एज स्पेसिफाइड इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइन फॉर द कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली एंड द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। कह रहे हैं कि जो यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर दे रखा है UGC की जो 2018 की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर API स्कोर होता है वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, और जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको। ठीक है ना। तो API को समझना यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है, चलिए वो भी हम देख लेंगे। और मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होने वाली है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम से कम आपने क्वालिफाई किया हो, नेट आपने क्वालिफाई किया हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ये है मिनिमम। मैक्सिमम क्या है वो एक अलग चीज़ है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये। अभी यहाँ पर 2009 और 2016 के जो रेगुलेशन थे, गाइडलाइंस थी UGC के, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने PhD कर रखी है तो उस केस में अगर आपके पास नेट नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं PhD के बेसिस पर। ठीक है ना। अगर आपने जो PhD प्रोग्राम में इनरोल कराया था 2009 से पहले, ठीक है ना, तो उस केस में आप जो है डायरेक्टली PhD के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, PhD आपकी जो होनी चाहिए वो रेगुलर मोड की होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे वेरीफाई किया हो, PhD का जो ओपन वाइवा वॉइस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कम से कम 2 पेपर आपने पब्लिश कराए हों, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, और उसमें एक जो पेपर था वो आपका कम से कम UGC के जो रेफर्ड जर्नल हैं उसमें पब्लिश होना चाहिए, और आपने कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार भी अटेंड किए हों और वहाँ पर अपना पेपर प्रेजेंट किया हो। और ये जो कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार हैं ये UGC या फिर ICSSR या फिर CSIR के ज़रिए फंडेड होनी चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये PhD वालों के लिए है। ठीक है ना। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर नेट सेट नहीं होता है, वहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं PhD के बेसिस पर और मास्टर डिग्री के बेसिस पर। ठीक है ना। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द टाइम टेकन बाय द कैंडिडेट टू एक्वायर MPhil या फिर PhD शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस टू बी क्लेम्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचिंग पोजीशन। आपने MPhil किया है, PhD किया है, तो ये इसमें जो आपने टाइम पीरियड गुजारा है यूनिवर्सिटी में, तो वो आपका टाइम जो है एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। एक्सपीरियंस में काउंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिसर्च असिस्टेंट का वर्क किया है या रिसर्च एसोसिएट का वर्क किया है या कहीं पर आपने एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया है और उसमें आपको सैलरी उतनी मिली हो जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, तो उस केस में आपका जो है वो एक्सपीरियंस माना जाता है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं या फिर प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पर हमने पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया है, तो उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं। तो
स्कूल का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए यहाँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, जो गाइडलाइन है, जो आपका एपीआई स्कोर है वो आउट ऑफ 100 चेक किया जाएगा। एपीआई स्कोर जो आपका चेक किया जाएगा 100 में से चेक किया जाएगा। अब 100 में से जितना ज़्यादा आपका एपीआई स्कोर होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपको इंटरव्यू में बुलाने के। इंटरव्यू में जो कॉल आएगी वो उन्हीं कैंडिडेट को आएगी जिनका एपीआई स्कोर मैक्सिमम होगा। एपीआई स्कोर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसे निकालना है इस केस में, इस यूनिवर्सिटी के केस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन में 80% थी या उससे ज़्यादा थी तो उसमें 21 नंबर मिल जाते हैं। इसी तरीके से 60 और 80 के बीच में आपकी परसेंटेज थी तो उसमें 19 नंबर मिल जाते हैं, और 55 और 60 के बीच में परसेंटेज थी तो 16 नंबर मिल जाते हैं। इस तरह से आपको अपने नंबर कैलकुलेट करने हैं कि एपीआई स्कोर में आपका नंबर कितना आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना ताकि हम आपको राय मशवरा दे सकें कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, फॉर एग्जांपल एमए कर रखा है या एमएससी कर रखा है या एमकॉम कर रखा है, तो उस केस में 80% थी आपकी उसमें, तो उस केस में आपको जो है 25 नंबर मिलेंगे। या 60 और 80 के बीच में आपकी परसेंटेज थी तो 23 नंबर मिलेंगे। एमफिल आपने कर रखा है या एमटेक कर रखा है या फिर एलएलएम एमएड कर रखा है, उस केस में आपके 60% थे एलएलएम में या फिर एमएड में, तो 7 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। पीएचडी आपने कर रखी तो 25 नंबर पीएचडी के मिल जाएंगे आपको। जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा तो 10 नंबर जेआरएफ के मिलेंगे। खाली नेट आपने क्वालिफाई कर रखा तो 8 नंबर मिलेंगे। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन अगर आपने करे हैं, पेपर लिखे हैं एट द टाइम ऑफ आपका जो रिसर्च टाइम पीरियड था, तो उसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं हर एक पेपर के, मैक्सिमम 6 नंबर यहाँ से ही मिल जाएंगे। अगर आपने कहीं पर टीचिंग एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से ही मिल सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अवार्ड की अगर हम बात करें तो 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। स्टेट लेवल अवार्ड के 2 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, वो भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। एक्सपीरियंस रेंडर्ड ऑन टेम्पररी एडहॉक या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली। देखिए, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया था। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा जब आपको उतनी सैलरी मिली हो जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, और आपने फ़ायदा भी उठाया हो किस चीज़ का, ये डीए वगैरह का जो होता है, डियरनेस अलाउंस वगैरह का, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, फॉर टाइम टू टाइम फर्दर एक्सपीरियंस एज गेस्ट फैकल्टी शैल नॉट बी कंसिडर्ड। जो गेस्ट फैकल्टी का जो आपने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है वो काउंट नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एमफिल भी है, एमटेक भी है, एलएलएम एमएड भी कर रखा है और पीएचडी भी कर रखी है, तब भी जो है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको 25 ही मिलेंगे, ठीक है ना। और नेट और जेआरएफ, जैसे आपने नेट भी कर रखा है, जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, तो दोनों के मार्क्स अलग अलग ना मिलके मैक्सिमम मार्क्स आपको 10 मिलेंगे। इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी में आपको 3 नंबर मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर की रही बात तो यहाँ पर आपको 84 नंबर मिलने वाले हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में 6 नंबर होने वाले हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 नंबर होने वाले हैं। तो इस तरह से जो है आपका एपीआई स्कोर जो कैलकुलेट होगा वो 100 में से होगा। अब मिनिमम एपीआई स्कोर कितना होना चाहिए इसके बारे में भी यूनिवर्सिटी ने बताया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये जो नोटिफिकेशन है इसमें मेंशन कर रखा है। इसमें ये भी आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें कौन कौन रहेगा। जो कॉलेज है उसका प्रिंसिपल रहने वाला जो चेयरपर्सन है वो रहेगा, और वही जो प्रिंसिपल है कम से कम 2 टीचर को अपॉइंट करेगा, वो भी रहेंगे उसी कॉलेज के। इसके अलावा जो 1 टीचर फॉर रिलेटेड डिपार्टमेंट का भी नॉमिनेट करेगा प्रिंसिपल, वो भी इसमें रहने वाला है कमेटी के अंदर। और इसी तरीके से SC ST के जो प्रवक्ता होते हैं वो भी रहने वाले हैं। एकेडमिशियन ही होंगे, जाहिर सी बात है, प्रोफेसर होंगे, वो भी रहेंगे इसमें। तो ये सारे लोग रहेंगे सिलेक्शन कमेटी में। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो कम से कम कितने आपके एपीआई स्कोर में होने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 55 होने चाहिए एपीआई स्कोर में। अगर इससे कम आ रहे हैं, 55 से नंबर कम आ रहे हैं, अगर 54 भी आ रहे हैं, तब भी आपको काउंट नहीं किया जाएगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा। किस चीज़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। अब इंटरव्यू आपका कैसा होता है वो तो फिर फाइनल आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा ही, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपके कम से कम अगर 50 भी आ रहे हैं एपीआई स्कोर में तो भी आपको बुला सकते हैं।
अच्छा, कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? तो देखिए, फर्स्ट वैकेंसी के लिए 40 बच्चों को बुलाया जाएगा और उसके बाद 20 कैंडिडेट फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी, जितनी भी अगली वैकेंसी है उसके लिए 20-20 बच्चों को, मतलब 20 कैंडिडेट फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी, जो भी नई आगे की वैकेंसी होंगी उसके लिए 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन होने वाला है और आपका राइटिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, ये पढ़ना बेहद ज़रूरी है। कंडक्ट ऑफ असेसमेंट बाय द प्रेजेंटेशन, द असेसमेंट वुड बी डन बाय वेरियस पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से आपका असेसमेंट हो सकता है, आपको चेक किया जा सकता है। आपकी राइटिंग स्किल चेक की जा सकती है, कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी आपकी, आप कितने पैशनेट हैं टीचिंग को लेकर, ये चेक किया जाएगा। और आपका जो भी ये सारी चीज़ें, ह्यूमिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। और आपको ऐसे लिखने के लिए भी दिया जाएगा। अब ऐसे जो दिया जाएगा लिखने के लिए, वो रेलेवेंट टॉपिक होगा जिस चीज़ में भी आपने रिसर्च करी होगी या जो भी आपके मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट वगैरह रहे होंगे, उसी से रेलेवेंट होगा। ठीक है ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा। और आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन भी होगा प्रोजेक्टर पर, वो भी होने वाला है। उसके बाद फाइनल आपका जो है इंटरव्यू भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए, ये जो वैकेंसी आई है इंडिया का टॉप कॉलेज है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये हर बार A++ ग्रेड इसे मिलता है नेक के जरिए। नेक इसे A++ ग्रेड देती है और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है और इंडिया में भी टॉप में आता है ये हर बार ये आता है, या फिर मरांडा हाउस वगैरह, ये सब टॉप में ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट बेसिस की वैकेंसी है। यहाँ पर ये इन्होंने लिंक दी गई, इसी से आपको अप्लाई करना है फॉर्म। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको दिखा दूंगा। रही बात कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें वैकेंसी है, तो कॉमर्स में अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 12 वैकेंसी हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है, ये आप देख लेना कॉमर्स की। वहीं इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 3 वैकेंसी हैं और मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर जो वैकेंसी है 16 वैकेंसी हैं। और काफ़ी अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो कॉमर्स से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, इन लोगों के लिए बिल्कुल अप्लाई करें। अच्छा, इसमें कुछ और अगर पॉइंट होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर हाँ, देखिए, जो पब्लिकेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन कर रखा है, पब्लिकेशन अंडर सबमिशन और सबमिटेड टू रेफरीज will not be considered towards the calculation of the marks for the publication criteria। देखिए, अगर आप का पूरी तरीके से सबमिट नहीं हुआ है पेपर, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये कह रहे हैं ये। ठीक है ना? फर्दर ऑल द आइटम्स फॉर विच द मार्क्स आर क्लेम्ड शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द स्क्रीनिंग गाइडलाइन। जो स्क्रीनिंग गाइडलाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी चीजें चेक की जाएंगी। ठीक है ना? और यहाँ पर आपकी फीस भी लगने वाली है अप्लाई करने के लिए, तो उस पर भी आप गौर कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। अपना जो कैटेगरी है उसमें वैकेंसी भी चेक कर लेना। ठीक है ना? उसके बाद ही अप्लाई करना। और वुमेन कैटेगरी के लिए देखिए, नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट, चाहे आप SC हैं, ST हैं, या फिर PWD कैटेगरी हैं, या फिर वुमेन एप्लीकेंट हैं, इन लोगों से कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, आपको ये जो कॉलेज की ईमेल आईडी दे रखी है, इस पर आपको जो है इनसे संपर्क करना है अगर आपको कोई भी इशू आता है फॉर्म अप्लाई करने में या किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है। यहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा, फायदा मिलेगा अप्लाई करने के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलने वाला है। तो आप किसी भी स्टेट से हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर आपको। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब मैंने आपको बता दिए। चलिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और इसमें जब आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट। ठीक है ना? तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। रेलेवेंट क्वेश्चन आपका अगर होगा तो उसका जवाब जरूर आपको मिलेगा। ठीक है ना?